जय हिंद दोस्तों, यूपीएससी हिंदी के इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे मैं अवनीश सिंह आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आइए देखते हैं आज हम लोग जहां से अपने टॉपिक को कल हम लोगों ने छोड़ा था। राइट, जैसे देखिए ये कर्क संक्रांति क्या होती है। ठीक, कर्क संक्रांति क्या होती है, किसे कहते हैं। 21 जून को जो सूर्य है वो कर्क रेखा पर लंबवत होता है। लंबवत मतलब जैसे ये आप देख रहे हैं कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ये जो है, एक सेकेंड, ये देख रहे हैं आप, यहाँ पर यहाँ से लेकर के सन जो है यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ आता है, यहाँ से यहाँ जाता है। ठीक, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, सॉलिसिट। इसको क्या कहते हैं, संक्रांति। ठीक, तो 21 जून को जो है, 21 जून को ये कर्क रेखा पर, जो ये कर्क रेखा है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इस पर लंबवत होता है। ठीक, इस पर लंबवत होता है। और फिर 22 दिसंबर को ये मकर रेखा पर लंबवत होता है। जो सूर्य है वो मकर रेखा पर लंबवत होता है, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं इसको हम लोग, मकर संक्रांति। किस दिन होता है, ये बस डायग्राम आप लोगों ने इतना समझ लिया ना, बस इसकी आवश्यकता इतनी ही थी। यहां पर ध्यान दें आप लोग फैक्ट्स पे। कब होता है, कब होता है, 21 जून को। कब होता है, 21 जून को। राइट, 21 जून को कर्क संक्रांति होती है और मकर संक्रांति कब होती है, 22 दिसंबर को। ये डेट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, आप इनको याद रखिए। ठीक, तो जिस दिन 21 जून को कर्क संक्रांति होती है, उत्तरी गोलार्ध में, उत्तरी गोलार्ध का में जो है 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है। तो यानी ऑटोमेटिकली दक्षिणी गोलार्ध में सबसे बड़ी रात होगी। ठीक ना। और वैसे ही 22 दिसंबर को मकर रेखा पर सूर्य सर्वाधिक चमकता है, तो 22 दिसंबर को दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन होता है, यहाँ पर सबसे बड़ा दिन होता है। तो ऑटोमेटिकली जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है वहां पर सबसे बड़ी रात होगी। राइट, इतना समझ में आ गया। पूछ रहा है नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य जो है वो किस दिन दिखाई पड़ता है। नॉर्वे में अर्धरात्रि के समय सूर्य 21 जून को कब दिखाई पड़ता है, 21 जून को। नेक्स्ट है इक्विनॉक्स, जब सूर्य की किरणें विषुवत रेखा पर लंबवत पड़ती हैं, इस पर इक्वेटर पर, इक्वेटर पर यहाँ पर लंबवत पड़ती हैं इस रेखा पर, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं, इक्विनॉक्स। इस दिन दिन और रात जो है वो 21, इस दिन जिस दिन इक्विनॉक्स होता है, इक्विनॉक्स किस दिन होता है, 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। 23 सितंबर और 21 मार्च को होता है। ठीक, इक्विनॉक्स यानी 23 सितंबर और 21 मार्च को संपूर्ण पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। दिन और रात क्या होते हैं, वो बराबर होते हैं। क्लैरिटी है ना। आप लोग कमेंट में बताइएगा कि ये जो इक्विनॉक्स वाला है ये आपको क्लियर हुआ कि नहीं, आपको इसमें क्लैरिटी आई कि नहीं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं इस दिन में कि किस दिन सूर्य बड़ा होता है, किस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध में कर्क रेखा पर चमकता है, किस दिन दक्षिणी गोलार्ध में मकर रेखा पर चमकता है। तो ये जो है कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि नहीं, आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक, दूसरी चीज ये समझ में आ गया ना। तो इसमें जो है वो एक को शरद विषुव बोलते हैं, 23 सितंबर को शरद विषुव और 21 मार्च को वसंत विषुव। इक्विनॉक्स का मतलब है कि इक्वल, जब डे एंड नाइट इक्वल हो जाए। राइट, आइए आगे चलते हैं। देखिए बहुत ज्यादा कॉन्सेप्ट के चक्कर में नहीं पढ़ना है, आपको उतना ही पढ़ना है जितना कि आपका प्रश्न हल हो जाए और आप कंफ्यूज ना हो। ठीक, मुझे चीजें आती हैं पर मैं आपको बहुत ज्यादा समझाने लगूंगा ना, आपको बहुत ज्यादा समझाने लगूंगा तो क्या होगा, आप मिस कर जाएंगे। जो एक्चुअली में आपको याद रखना है वो आप मिस कर जाएंगे। तो कहीं कहीं पे कुछ फैक्ट्स मैं छोड़ देता हूं, कहीं कहीं पे कुछ कॉन्सेप्ट्स छोड़ देता हूं,
ताकि वो बहुत जरूरी है उनको छोड़ना। उनको नहीं छोड़ूंगा तो पता है दिमाग में आपके जाकर के वो जो है कंफ्यूजन क्रिएट करेंगे वो, और उनकी कोई जरूरत है नहीं बेसिकली। ठीक, एग्जाम के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए, यूपीपीसीएस के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए उनकी कोई जरूरत है नहीं। उतने उटपटांग फैक्ट्स जो है वो वनडे में पूछ सकते हैं, यूपीपीसीएस में नहीं। तो आप लोग परेशान मत होइएगा अगर मैं कुछ कॉन्सेप्ट ऑफ फैक्ट्स छोड़ देता हूं। ठीक, दूसरी चीज, जैसे जैसे उत्तरी ध्रुव की ओर बढ़ते हैं दिन की अवधि बढ़ती जाती है, जिससे क्या होता है कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ठीक, ये है उत्तरी ध्रुव, ये रहा उत्तरी ध्रुव, ये रहा दक्षिणी ध्रुव। यहां पर 6 महीने दिन और 6 महीने रात होते हैं। ठीक, कभी आपसे पूछे पृथ्वी पर जो दिन रात होते हैं उनका कारण क्या है, तो पृथ्वी का अपने अक्ष पर झुकाव। ठीक, इतना ध्यान रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट है सोलर इक्लिप्स, सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण। तो इसको ऐसे याद करने के बजाय कि जब कभी दिन के समय सूर्य एवं पृथ्वी के बीच चंद्रमा आ जाए तो सूर्य की चमकती सतह चंद्रमा के कारण दिखाई नहीं पड़ती है, इतना याद करने के बजाय सूर्य ग्रहण के समय बीच में कौन होता है, बीच में कौन होता है, चंद्रमा। बस इतना ध्यान रखिए, सूर्य ग्रहण में बीच में चंद्रमा और चंद्र ग्रहण में बीच में पृथ्वी। ठीक, सन को हम मान लेते हैं स्टेबल, राइट। तो पृथ्वी या चंद्रमा ही कोई बीच में होगा। तो जब याद करें, जब सूर्य ग्रहण है तो चंद्रमा है बीच में, और जब चंद्र ग्रहण है तो पृथ्वी है बीच में। बस ये याद रखिए कौन बीच में रहेगा, कौन किधर जाता है किधर आता है, ये ध्यान रखने की जरूरत आपको नहीं है। सन को स्टेबल मानेंगे और इन दोनों को, ये दोनों मूव कर, राइट। एक हम लोग जब बात करेंगे सापेक्षित, मतलब इन किसके सापेक्ष, तीनों को एक साथ रख के बात करेंगे तो इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए, राइट। देखिए डायग्राम देखते हैं हम लोग, एक जो है ये देखिए, अब इसमें समझिए आप, अब दिख रहा है ना आप लोग को स्पष्ट, ये इतना तो है ना कि आप लोग को दिख रहा है। देखिए सन यहां पर है, सन यहां पर है, राइट, सन यहां पर है, इसमें सन यहां पर है लूनर इक्लिप्स में, तो दोनों जगह सन जो है वो स्टेबल है। यहाँ पे कौन आ गया बीच में, सोलर इक्लिप्स में मैंने बताया था ना, इसमें सूर्य ग्रहण में बीच में कौन है, चंद्रमा। तो यहाँ पर कौन है बीच में, बीच में कौन है, चंद्रमा। ठीक, और ये क्या है, यहाँ पर बीच में कौन है, बीच में कौन है, यहाँ पर देखिए मून कहाँ है, यहाँ पर है, और बीच में कौन है, अर्थ। हो गया ना, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, इज इट क्लियर। कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि सोलर इक्लिप्स, लूनर इक्लिप्स, ये वाला कॉन्सेप्ट आप लोग को क्लियर हो रहा है कि नहीं। तो अब सोलर इक्लिप्स में क्या होता है, चांद यहां पर आ गया जिसकी वजह से पृथ्वी पर जो है सूरज की रोशनी नहीं पड़ पाती है और यहाँ पे शैडो बन जाता है, शैडो बन जाता है। ठीक, शैडो बन जाता है तो उसको क्या कहते हैं हम लोग, सूर्य ग्रहण। तो जब शैडो पार्शियल बनेगा, शैडो आंशिक बनेगा तो आंशिक सूर्य ग्रहण, और जब शैडो पूरी तरह से बनेगा, शैडो पूरी तरह से जब बनेगा, पूरी तरह से छाया हो जाएगा तो पूर्ण सूर्य ग्रहण। ठीक, उसी तरह यहां पे क्या होता है, जो चंद्रमा होती है उसके पास अपना प्रकाश तो होता नहीं है, वो सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता है, सूर्य के प्रकाश से चंद्रमा प्रकाशित होता है, चंद्रमा के पास अपना प्रकाश नहीं होता है। तो जब चांद इधर, जब चंद्रमा इधर आ जाता है तो सूर्य की सारी रोशनी पृथ्वी पर पड़ती है और चंद्रमा पर पड़ती नहीं है। तो चंद्रमा पर जब सूर्य की रोशनी पड़ती नहीं है तो चंद्रमा फिर रिफ्लेक्ट क्या करेगा, कुछ नहीं, तो चंद्रमा हमें दिखाई नहीं पड़ता है, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण। तो जब कभी कभी आंशिक रूप से शैडो पड़ता है, कभी कभी थोड़ा बहुत दिखता है तो उसको आंशिक बोलते हैं, और जब पूरा नहीं दिखता है तो पूर्ण चंद्र ग्रहण। ठीक, नेक्स्ट देखिए, इसको यहां पे समझिए,
देखिए एक सेकेंड, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। चंद्रमा जिस दिन चंद्र ग्रहण होता है उस दिन क्या बोलते हैं, चंद्र ग्रहण हमेशा पूर्णिमा के दिन होता है, फुल मून डे के दिन। लेकिन प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं होता है। क्यों? इसका कारण क्या है? क्योंकि चंद्रमा और पृथ्वी के कक्ष पथ में 5 डिग्री का अंतर होता है। 5 डिग्री का अंतर होता है जिसके कारण चंद्रमा कभी पृथ्वी के ऊपर या नीचे से गुजर जाता है। ठीक, ऊपर या नीचे से गुजर जाता है, तो जिसके वजह से क्या होता है, प्रत्येक पूर्णिमा को चंद्र ग्रहण नहीं हो पाता है। ठीक, ये जो आंशिक वाला है वो इसी में ज्यादा लागू होता है, सूर्य ग्रहण में, इसमें लागू नहीं होता है। ठीक, नेक्स्ट हम लोग देखें कि एक वर्ष में अधिकतम जो है पृथ्वी की उपछाया क्षेत्र से चंद्रमा गुजरता है तभी चंद्र ग्रहण लगता है। तो कितनी बार मैक्सिमम गुजरता है? 3 बार। कितनी बार? 3 बार। ठीक, 3 बार गुजरता है। और सूर्य ग्रहण के समान चंद्र ग्रहण भी आंशिक अथवा पूर्ण जो है वो हो सकता है। ये भी क्या हो सकता है? आंशिक तथा पूर्ण हो सकता है। लेकिन यहां पर क्या लिखा है? हो सकता है, यानी यहां पर बहुत कम एक तरह से लागू होता है। ठीक ना, यहां पर पूर्णतः, यहां पर क्या होता है, ज्यादातर लागू होता है। ठीक, नेक्स्ट है समय का निर्धारण। समय का निर्धारण देखिए, देशांतर के हिसाब से समय का निर्धारण होता है। तो एक देशांतर से दूसरे देशांतर में जो है वो कितने मिनट का अंतर होता है? तो कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का। ठीक, 4 मिनट का। प्रत्येक देशांतर में कितने मिनट का अंतर होता है? 4 मिनट का अंतर होता है। ठीक, नेक्स्ट है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे मानी गई है? 180 डिग्री देशांतर को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। यहाँ कहीं मैप तो था, देखिए 180 डिग्री देशांतर को क्या किया गया है? अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा मानी गई है। ये किस किस सागर से होकर गुजरता है? आर्कटिक सागर, चुकी सागर, बेरिंग स्ट्रेट और प्रशांत महासागर। बेरिंग स्ट्रेट ये ध्यान रखेंगे आप, बेरिंग स्ट्रेट ध्यान रखेंगे। किस स्ट्रेट से होकर के गुजरता है? बेरिंग स्ट्रेट, बेरिंग जल संधि। राइट, नेक्स्ट ये सब इतना सब कुछ कहाँ आगे जाता है पीछे जाता है इसको ध्यान रखने की जरूरत नहीं है। ठीक, अभी एक आध फैक्ट है इससे संबंधित, बस वो आप ध्यान रख लें। हाँ, एक समय जोन पूछता है कि यहाँ पर इतना बज रहा होगा तो यहाँ पर कितना बज रहा होगा, वो 20 साल पहले पूछा करता था, अब वो लगभग एकदम नहीं के बराबर हो गया है। ठीक, तो ये ध्यान रखिए बस कि 1 डिग्री 4 मिनट, 1 डिग्री 4 मिनट और 15 डिग्री इज इक्वल टू 1 आवर। 15 डिग्री का कहीं पे डिस्टर्बेंस, कहीं पे डिफरेंस होगा तो यानी 1 घंटे का अंतर होगा। तो ऐसे ही अगर क्या कहते हैं, कहीं पे अगर 1 डिग्री का अंतर है तो क्या होगा, वो 4 मिनट का होगा। 15 4 या 60 होता है ना, तो 4 मिनट 60 मिनट। समझ में आ गया? 1 डिग्री देखिए साफ साफ स्पष्ट तरीके से ऐसे याद रखिए, 1 डिग्री 4 मिनट, 15 डिग्री 60 मिनट। ठीक, इतने का अंतर होगा। समय जोन, पूरे विश्व को जो है कितने टाइम जोन में बांटा गया है? 24 टाइम जोन में। ठीक, ग्रीनविच यमनियोत्तर जो है वो कहां से होकर गुजरती है? ठीक, कहां से होकर के गुजरती है? ग्रीनविच जो यमनियोत्तर है वो कहां से होकर गुजरती है? इसको हम लोग मैप में देख लेंगे। ग्रीनलैंड, नॉर्वेनियन सागर, ब्रिटेन, स्पेन, अल्जीरिया, फ्रांस, माले, बुर्किना फासो, घाना, दक्षिणी अटलांटिक समुद्र से गुजरता है। इन अभी इसको हम लोग मैप में देखेंगे, बस इसको ऐसे ही बता दिया मैंने। ठीक ना, ताकि आप लोग कंफ्यूज, अभी इसको छोड़ के रखें। ठीक, इसको अभी हम लोग क्या करेंगे, मैप में देखेंगे। ठीक, नेक्स्ट यहाँ पे आ जाइए। ये मैंने आप लोग को बता दिया ना कि
1 घंटे में 15 डिग्री और 4 मिनट में 1 डिग्री घूमता है। ठीक ना, अंतर होता है, इतने का अंतर होता है। ठीक, नेक्स्ट, जो हमारी भारत में जो समय जो जिसको निर्धारित करता है, प्राइम मेरिडियन जो जिसको समय निर्धारित करता है, वो 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इसको ध्यान रख, पूर्वी देशांतर से होकर गुजरता है। और ये जो पूर्वी देशांतर है वो कहाँ पर है? इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर। ये माना जाता है कि दिन के 12 बजे उस देश में कहां पर लंबवत चमक रहा है, उसी को क्या किया जाता है? मानक समय रेखा निर्धारित किया जाता है उसी को। तो कहां पर चमकता है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर, इलाहाबाद के निकट मिर्जापुर में। और यह जो प्राइम मेरिडियन टाइम है उससे कितना आगे है? 5.5 घंटे। देखिए आप इसको ऐसे समझिए कि 0 डिग्री को माना गया है, ठीक, तो 15 डिग्री कितना हो जाएगा? 1 घंटा। तो 75 डिग्री कितना हो जाएगा? 5 घंटा। ठीक, 75 डिग्री 5 घंटा, तो हमारा कितना आगे है? 82.5 डिग्री। तो इसलिए 5.5 घंटे आगे है। ये गुणा भाग समझ में आया? राइट। और ग्रीनविच जो रेखा है वो कहां से होकर कहां पे है? यूनाइटेड किंगडम में। कहां पर है? यूनाइटेड किंगडम में। कुछ देशों में क्या किया गया है? कई टाइम जोन रखे गए हैं ना, एक से अधिक समय की व्यवस्था की गई है। तो सर्वाधिक कहां पर है? सर्वाधिक कहां पर है? 11 रूस में, यूएसए में 9 और ऑस्ट्रेलिया में 3। ठीक, इक्वेटर अभी मैंने बताया है मैप में आप लोगों को, इक्वेटर, ठीक, पृथ्वी के मध्य सतह को, पृथ्वी के मध्य का सतह है, पूरे पृथ्वी को 2 भागों में ये बांट देता है। उत्तरी और नॉर्दर्न और साउदर्न जो हेमिस्फेयर है उसको 2 पार्ट में जो बांटे उसको क्या कहते हैं? इक्वेटर। ठीक ना, इक्वेटर कहते हैं उसको। आइए इसको देखते हैं। देखिए ये कह रहा है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन किसको कहते हैं? देखिए हमारी जो पूरी पृथ्वी है ना, ताप के आधार पर, किस आधार पर? ताप के आधार पर उसको कई कटिबंधों में, कई जोन में उसको बांटा गया है। तो देखते हैं कौन कौन से जोन है। सबसे पहला जोन है ट्रॉपिकल जोन। ट्रॉपिकल जोन यानी यहाँ पर सदैव गर्मी होती है, यहाँ पे जो है सदैव ये स्थान गर्म होता है, हमेशा गर्म होता है। ये कहाँ से कहाँ तक है? 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण। ये दिख रहा है ना, 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री, यहीं के ऊपर ये 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण, 30 डिग्री उत्तर से लेकर के 30 डिग्री दक्षिण जो है ये क्या है? ये पूरा स्थान जो है वो क्या है? कौन सा जोन? ट्रॉपिकल जोन। 30 से लेकर के 45, यहाँ 30 से लेकर के 45 डिग्री, 30 से लेकर के 45 डिग्री क्या है? क्या है? सब ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक, तो सब ट्रॉपिकल जोन जो होता है, क्योंकि अभी मैंने पढ़ाया था ना वो सन वाला सॉलिसिट, यहाँ से यहाँ तक मूव करता है, तो यहाँ पे सबसे ज्यादा गर्म रहता है, यहाँ पर थोड़ा गर्म रहता है। ठीक, यहाँ पर कुछ महीने ताप कम रहता है यहाँ की अपेक्षा, ठीक, और यहाँ पर एकदम ठंडी रहती है इस वाले क्षेत्र में। तो जो ट्रॉपिकल जोन है वो 30 डिग्री क्या है? ये ट्रॉपिकल हो गया। सब ट्रॉपिकल 30 to 35, 30 से लेकर 35 इधर, इधर 30 से लेकर 35, ये क्या हो गया? ट्रॉपिकल जोन। क्या हो गया? ट्रॉपिकल जोन। सब ट्रॉपिकल जोन क्या हो जाएगा? सॉरी, सब ट्रॉपिकल जोन। ठीक, फिर उसके बाद तीसरा नंबर आता है, तीसरा नंबर आता है टेम्परेट जोन का, शीतोष्ण कटिबंध का। ठीक, शीतोष्ण 66 से लेकर के 90 डिग्री, यहाँ 66 से लेकर के 90 डिग्री, 66 से लेकर के 90 डिग्री, ये क्या है? ध्रुवीय पोलर जोन। ये क्या है? पोलर जोन। यहाँ पर क्या होता है? यहाँ पर हमेशा बर्फ जमी रहती है। यहाँ पर क्या होता है? हमेशा बर्फ जमी रहती है।
ये अक्ष, ध्रुव, अक्षांश ये सब बता दिया, अक्षांश वृत्त बता दिया है, देशांतर बता दिया है मैंने आपको, स्थानीय समय मैंने आपको बता दिया है। ठीक, तो आगे पढ़ेंगे हम लोग पृथ्वी की आंतरिक संरचना। इसको हम लोग कल पढ़ेंगे, क्योंकि हमें आज जो है वो मैप वर्क कुछ करना है ज्योग्राफी में। ठीक, ये देखिए, ये इक्वेटर, कल हमने कहा था ना कि कल आपको मैप वर्क करा दूंगा मैं इस पे। तो इक्वेटर किन किन देशों से होकर के गुजरता है, किन किन देशों से होकर के गुजरता है, तो ये देखिए मैप में आप देख लीजिए। सबसे नंबर 1 पे इक्वेडोर, साउथ अमेरिका में इक्वेडोर। ठीक, दूसरे नंबर पे कोलंबिया, कोलंबिया। दूसरे नंबर पे क्या है आपका ये कोलंबिया। तीसरे नंबर पे क्या है ब्राजील। तो इन तीनों से होकर के गुजरता है। इधर आ जाए अफ्रीका में, तो किन से गैबन से। ये देखिए नंबर 4, मैं यहाँ पे टिक लगाऊं तो आप यहाँ पे देखिए। ठीक, कॉन्गो, कॉन्गो नंबर 5 देखिए, कॉन्गो, कॉन्गो। फिर डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो नंबर 6, नंबर 7 युगांडा, नंबर 8 केन्या, नंबर 9 क्या है सोमालिया। कहाँ पे नंबर 9, ये रहा सोमालिया। नंबर 10 मालदीव्स। ठीक, नंबर 11 इंडोनेशिया, ये रहा। और नंबर 12 किरीबाती। राइट, ये हम लोगों ने देख लिया। क्या था ये इक्वेटर, कहाँ कहाँ से होकर के इक्वेटर गुजरता है। ट्रॉपिक ऑफ कैंसर देखें, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक, नहीं सॉरी, अभी पहले ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन देख ले। इक्वेटर देख लिया हम लोगों ने। एक सेकेंड, कलर मैच कर जा रहा है। ये हमने देख लिया ना, इक्वेटर, इक्वेटर देख लिया। हम लोग देखिए ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन, कौन कौन से देश से हुए। ठीक, तो ये देखिए पराग्वे, चिली, अर्जेंटीना, ब्राजील। ठीक, ब्राजील, राइट, नामीबिया, बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ये क्या है मोजाम्बिक, ये तो दिख नहीं रहा पर याद है मुझे तो इसलिए। मेडागास्कर, ऑस्ट्रेलिया, इनसे होकर के गुजरता है। तो ऐसे कॉन्टिनेंट में बांट करके आप याद करें। ठीक, नहीं तो इकट्ठा याद करेंगे आप लूसेंट से तो वो क्या होगा आपके लिए बहुत भारी काम हो जाएगा, वो जल्दी याद नहीं होगा। पहले इस कॉन्टिनेंट को याद कर लें, फिर इस कॉन्टिनेंट को, फिर इधर देख लें। राइट, अब अगला देखते हैं हम लोग, ऑल द कंट्रीज लाइंग ऑन द इक्वेटर। ये तो हम लोगों ने देख लिया है। ये मैप आप लोग चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट ले लें आप लोग। राइट, यहाँ पे देखते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। हमने कैप्रिकॉन देख लिया, अब देखते हैं हम लोग ट्रॉपिक ऑफ, सॉरी, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। तो ये रहा नॉर्थ अमेरिका, बहामास, सबसे पहले मैक्सिको, बहामास, वेस्टर्न सहारा, मारोतानिया, माली, नाइजर, सऊदी अरेबिया, ये क्या है इंडिया, बांग्लादेश, म्यांमार, ताइवान, चाइना, ओमान, यूएई, इजिप्ट, लीबिया, अल्जीरिया। तो ये इसको भी कॉन्टिनेंट वाइज याद कर लीजिए। अच्छा, आप लोग का होमवर्क है, कौन सा कॉन्टिनेंट है जिससे तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, जिससे क्या है तीनों रेखाएं गुजर रही हैं, वो कौन सा कॉन्टिनेंट है बताइए। होमवर्क होगा कंटेंट, उसमें कमेंट बॉक्स में आप लोग बताइए, देखते हैं कौन कौन जवाब देता है। ठीक, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।